वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं मधु यादव आप लोग का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल वैम्पेक्स 360 में। और स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का 2018 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और इसमें हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स में, और क्वेश्चंस पूछने का लेवल क्या रहा है और फॉर्मेशन क्या रही है। और जब हम लोग ये चीजें एनालिसिस कर लेंगे तो हम जब प्रैक्टिस करेंगे ना, जब पढ़ेंगे किसी चीज को, तो उसी वे में पढ़ा जाए, तब आप लोगों की एक बहुत अच्छी तैयारी हो पाएगी। और कल मैंने आप लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन भी डिस्कस किया था कि यूजीसी ने बता दिया है कि पेपर कब लिया जाएगा। तो 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच में सारे यूजीसी नेट के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी सब्जेक्ट का एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो ऑलमोस्ट आप लोगों के पास 1 मंथ एंड 15 डेज का टाइम बचा हुआ है। तो आप लोगों को बहुत कम टाइम मिला हुआ है, और इस कम टाइम में ही आप लोगों को अपनी बेस्ट प्रैक्टिस करनी है। और बहुत टफ एग्जाम कंपटीशन रहने वाला है स्टूडेंट्स, इसलिए अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दीजिए। और जितने भी PYQ क्वेश्चन पेपर्स जितने भी सॉल्व कर सकते हैं उनको सॉल्व कर डालें, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी। कहीं भी ढिलाई करनी ही नहीं है, क्योंकि देखिए जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको प्रिपरेशन के लिए जहां 3 महीने का टाइम मिलता था, 3 मंथ्स का, उनको सिर्फ 2 मंथ्स का टाइम मिला हुआ है। और इस 2 मंथ्स में ही आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है। और जो ओल्ड स्टूडेंट्स है जिन्होंने दिसंबर 2020 में एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दिया था, उन स्टूडेंट्स के पास ओनली 1 मंथ एंड 15 डेज बचे हैं। तो बस आप लोगों के पास बहुत कम समय है, उस कम समय को यूटिलाइज कीजिए ताकि एग्जाम में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ओके, क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम बहुत डिले हो चुका है। एक साल में जहां एग्जाम 2 बार किया जाता था, 2 बार कंडक्ट होता था, वहां एक ही बार एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। क्योंकि लास्ट टाइम देखिए अक्टूबर 2020 में एग्जाम हुए थे, और अब देखिए ऑलमोस्ट 6 अक्टूबर को एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो ऑलमोस्ट 1 ईयर में ही एग्जाम को कंडक्ट कराया जा रहा है। ऑलमोस्ट आफ्टर 1 ईयर ये एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। तो जहां आप लोगों के पास 2 चांस होते थे कि चलिए इस बार नहीं, जून में नहीं हो पाया तो दिसंबर में हम अपना JRF क्वालिफाई कर लेंगे या नेट क्वालिफाई कर लेंगे, तो ये ऑप्शन भी आप लोगों के पास नहीं है, ऑलरेडी डिले हो चुका है। तो इसलिए रुकिए मत, बस प्रैक्टिस पर फोकस कीजिए। और चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हम 2018 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को शेयर कर दीजिए मैक्सिमम पीपल्स के साथ जिनको इस वीडियो की जरूरत है। जो भी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन की जड़ की खाल को समझेंगे। ओके, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, रीजन एंड स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। तो स्टेटमेंट है कि आजकल अधिकांश विधायिकाएं कानून नहीं बनाती, बल्कि अन्यंत्र बने कानूनों का औपचारिक रूप से अनुमोदन करती है। और इसका रीजन दिया गया है कि विधायिका राज्य का विधि निर्मात्री निकाय है। तो क्या जो स्टेटमेंट और रीजन दिए गए हैं वो दोनों सही है या एक दूसरे के अपोजिट है? तो आप लोगों को करेक्ट आंसर बताने हैं। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, देन अपने आंसर्स दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स बताने हैं। और दूसरा, स्टूडेंट्स आप अपनी एक कॉपी लेके बैठिए और पेन लेके बैठिए, और उसमें आप लोग ये चेक कीजिए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हैं।
और उसी बेस पे और उसी स्पीड में अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी शुरू कर दीजिए। ओके, क्योंकि आप लोग पास बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं है। तो जून 2018 का हम लोग जो पेपर डिस्कस कर रहे हैं उसके 50 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, इसलिए 51 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो जिसको भी पहले के क्वेश्चंस देखने हैं वो जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकता है। तो बताइए कि कौन सा करेक्ट आंसर है। इंग्लिश में भी आप लोग देख लीजिए। Most of the legislature nowadays do not make laws but formally approve law made elsewhere. और रीजन है कि legislature is the law making body of the state. तो क्या सही है इसका? तो इसका ऑप्शन ए सही है, यानी जो स्टेटमेंट है और जो रीजन है वो दोनों ही सही है। तो देखिए इंडिया में क्या है, संसद हमारी पार्लियामेंट लॉ बनाने का काम करती है, और संसद में जो कैबिनेट है हमारी, जिसके पास भी सरकार होती है, वो सर्वसम्मति से यानी सबकी सहमति से लॉ बनाता है। और उसको अप्रूव कौन करता है? तो प्रेसिडेंट इसको अप्रूव करता है। ओके, तो प्रेसिडेंट अप्रूव करता है और इस तरह से लॉज बनाए जाते हैं। और यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि संसद क्या है, संसद में कौन कौन काउंट होता है? लोकसभा, इसके दो भाग है ना, लोकसभा और राज्यसभा। ओके, और इसके अलावा राष्ट्रपति भी होता है। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। और राज्य की बात करें तो राज्य में जो लेजिस्लेचर है, विधानमंडल है, वही कानून बनाती है। तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन रहा होगा, बट कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं होता है, सारे ही इजी होते हैं अगर आप लोगों का बेस क्लियर है। तो जिसने भी पॉलिटी को अच्छे से कवर किया होगा उसका ये आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने आधुनिक लोकतंत्र का वर्णन बहुतंत्र के रूप में किया है? तो किसने बहुतंत्र के रूप में आधुनिक लोकतंत्र का वर्णन किया है? चलिए इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि who among the following has described modern democracy as multiple? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। सो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी। रॉबर्ट डाल ने जो आधुनिक जो मॉडर्न डेमोक्रेसी स्ट्रक्चर है उसको मल्टीपल यानी बहुतंत्र कहा है। क्या कहा है? बहुतंत्र कहा है। और रॉबर्ट डाल ने किस बुक में ये बात कही है? तो एक बुक लिखी इन्होंने, प्रीफेस ऑफ डेमोक्रेटिक थ्योरी, डेमोक्रेटिक थ्योरी। और इस बुक में उन्होंने कहा, उस बुक में इन्होंने कहा कि देखिए जो दुनिया है ना वो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं, और इसमें कई तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अंदर शामिल हो चुकी हैं। ओके, और ये बुक इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और यहाँ देखते हैं कि जो रॉबर्ट डाल, इन्होंने गवर्नमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने? शासन का इन्होंने वर्गीकरण किया, शासन का वर्गीकरण किया है 3 पार्ट्स में। और पहला है इनका प्रतिस्पर्धी कुलीन तंत्र, प्रतिस्पर्धी कुलीन तंत्र। और इस प्रतिस्पर्धी कुलीन तंत्र में इन्होंने कहा है कि इसमें जो नागरिक होता है वो कम पार्टिसिपेट करता है, यानी नागरिकों की यहाँ पर कम पार्टिसिपेशन देखी जाती है। और दूसरा है ये मैं रब कर रही हूँ यहाँ पे, हम दोबारा से देखते हैं। फर्स्ट है इनका प्रतिस्पर्धी कुलीन तंत्र। ओके, तो इन 4 डिविजन्स को आपको याद रखना है। और इसमें क्या होता है, जो राजनीतिक पार्टिसिपेशन, जो वहां पे कंपटीशन है, वो सबसे ज्यादा होता है।
लेकिन जो सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन है वो कम देखने को मिलता है। कंपटीशन तो है, लेकिन सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन यहाँ पर कम देखने को मिलता है। दूसरा है बहुपत्नी, बहुपत्नी। ओके, और इसमें क्या होता है, जो राजनीतिक कंपटीशन है वो भी ज्यादा होता है, यानी कंपटीशन भी ज्यादा है। और इसके अलावा जो सिटीजन्स है, सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन भी ज्यादा है। तो कंपटीशन प्लस सिटीजनशिप दोनों ही लेवल में देखने को मिलती है, और इसी को रॉबर्ट डाल ने सबसे बेस्ट गवर्नेंस कहा है। और इसके अलावा उन्होंने खुला आधिपत्य, तीसरा उन्होंने बोला है खुला आधिपत्य। और इसमें क्या होता है कि जो पॉलिटिकल कंपटीशन है वो कम होता है, लेकिन सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन ज्यादा देखने को मिलता है। ओके, तो थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस हैं। और फोर्थ है बंद आधिपत्य, बंद आधिपत्य। और इसमें जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम होती है, और नागरिकों की भागीदारी भी यहाँ पर कम देखने को मिलती है। तो ये चार तरह के डिवीजन करते हैं कि भाई लोकतंत्र में इस तरह से डिविजन्स देखने को मिलते हैं। ओके, तो रॉबर्ट डाल के बारे में था, और इनकी इंपॉर्टेंट बुक क्या थी, अ प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि थॉमस हॉब्स ने निम्नलिखित में से किससे प्राप्त अभिधारण के आधार पर अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया। तो उनका जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो इसमें से किस चीज पर आधारित है। क्वेश्चन देखिए इंग्लिश में भी कि थॉमस हॉब्स हैज बिल्ट हिज पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑन द बेसिस ऑफ postulated derived from which of the following। किस पर आधारित है इनका पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल साइंस। ओके, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल साइंस वो ये कहता है कि जो स्टेट है और उसमें जो रहने वाले लोग हैं, तो ये जो रहने वाले लोग हैं ना वो काफी गतिशील है। सिटीजन्स जो हैं वो काफी गतिशील है, और ये हमेशा गति करते रहते हैं, इनका हमेशा एक प्रोसेस चलता रहता है और ये कभी भी रुकता नहीं है। और इसी वजह से समाज को इन्होंने आणविक समाज का, आणविक समाज इन्होंने कहा है। ओके, तो आप लोगों को ये वर्ड याद रखना है कि अनुवादी समाज, इसको हम अनुवादी समाज भी कहते हैं। तो अनुवादी समाज की जो अवधारणा है वो थॉमस हॉब्स ने दी थी, और ये कहते हैं कि जो ह्यूमन है ना सोसाइटी में वो अपने आप डेवलप होता रहता है, उसमें एक छोटी सी क्रिया करने की आदत होती है, और जिस तरीके से शरीर में छोटे छोटे कोशिकाएं होती हैं और वो कार्यरत रहती है हमेशा, इसी तरीके से समाज में भी जो सिटीजन्स हैं, जो इंसान हैं, वो हमेशा गतिशील रहते हैं और उनका शरीर हमेशा काम करता रहता है। इसलिए उन्होंने समाज को अनुवादी समाज भी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकलेज बनाम मैरीलैंड वाद के निर्णय में अमेरिकन उच्चतम न्यायालय ने पहली बार किस सिद्धांत की स्थापना करी थी। तो इंग्लिश में भी देख लीजिए, which principle was first established by the American Supreme Court in the decision of McLean versus Marion। तो कौन सा डिसीजन एस्टैब्लिश किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी है, यानी एक्सीलेंस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ओवर स्टेट। तो देखिए जो ये विवाद हुआ था, जो मैकलेन एंड मैरीलैंड, ये विवाद 6 मार्च कब हुआ,
1819। ओके, ये 1819 का केस है और इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट काम किए जाते हैं। पहला, फेडरल गवर्नमेंट जो होती है उसकी स्थापना होती है। ओके, और इस केस में जो अमेरिका की विधायी शक्तियां हैं, विधायी शक्तियों को परिभाषित किया जाता है। ओके, और इसके अलावा जो राज्य विधानसभाओं की शक्ति है उसकी सीमा भी बताई जाती है। राज्य विधान सभाओं की शक्ति के बारे में भी बताया जाता है और इसी निर्णय में सबसे पहली बार फेडरल गवर्नमेंट सबसे ऊंची है उस परिभाषा को भी स्पष्ट किया गया। यानी कहा गया कि जो फेडरल गवर्नमेंट है ना वो सबसे सर्वश्रेष्ठ रहेगी और हम फेडरलिज्म के तहत ही अपने शासन का संचालन करेंगे। इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट एंड रीजन। तो यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट है वो बताना है आप लोगों को, तो बताइए। इंग्लिश में भी देख लीजिए। तो असर्शन दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू गांधी एनलाइटेड एनार्की रेफर्स टू अ सोसाइटी विच फंक्शन विदाउट द कोएर्सिव फोर्स ऑफ द स्टेट। और रीजन दिया गया है कि इंडिविजुअल्स हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर देमसेल्फ। तो क्या ये दोनों एक दूसरे को डिफाइन करते हैं या कौन सा करेक्ट आंसर है इसका? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर कि बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, जो गांधी है, तो अगर हम गांधी के विचारों की बात करें कि वो स्टेट के बारे में क्या कहते हैं, तो बेसिकली गांधी जी कहते हैं कि जो राज्य है यानी स्टेट हमेशा ही वायलेंस का प्रयोग करता है, यानी हिंसा का प्रयोग करता है। लेकिन इसका मेन रीजन क्या है, स्टेट इतना वायलेंट क्यों होता है? तो उसका रीजन भी गांधी बताते हैं कि जो इंसान है उसमें आत्मा होती है और उस आत्म की वजह से इंसानों में नैतिकता की भावना होती है और इसलिए वो अहिंसा का भाव भी रखते हैं। लेकिन जो स्टेट है वो मॉरल नहीं है। क्यों? ये पहली बात तो वो मोरल है ही नहीं। और क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सोल नहीं है। ओके, यहाँ पे इसकी आत्मा नहीं होती, आत्म विहीन है और आत्म विहीन होने के कारण वो सोच नहीं सकता और उसमें किसी भी तरह की मोरालिटी नहीं होती और ना ही कोई फीलिंग होती है। इसलिए स्टेट कभी भी हिंसा से मुक्त हो ही नहीं सकता, यानी स्टेट का हिंसा कभी पीछा नहीं छोड़ सकता है। ओके, और इसके अलावा देखिए गांधी जी कहते हैं कि जो स्टेट है ना, पुलिस प्लस सेना, जो मिलिट्री होती है, जो पुलिस होती है, उन लोगों के द्वारा अपने हिंसा का प्रयोग करती है। तो हिंसा का यूज किसके माध्यम से करती है? पुलिस और सेना के माध्यम से। और गांधी जी ये भी कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र और हिंसा साथ साथ नहीं चल सकते, साथ साथ नहीं चल सकते। क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ लोकतंत्र लेकर आएंगे तो लोकतंत्र के लिए भी स्टेट जरूरी है और जब स्टेट होगा तब हिंसा भी होगी। तो अगर आप कहते हैं कि हम लोकतंत्र की स्थापना कर रहे हैं तो ये एक तरीके से लोकतंत्र में हिंसा है। तो कभी भी लोकतंत्र और हिंसा दोनों को साथ नहीं चलाया जा सकता, इसलिए आप लोगों को हिंसा को अलग फेंकना होगा निकाल के, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में
सरकारिया आयोग ने निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें की थी? तो इसमें से कौन सी सिफारिशें सरकारिया आयोग के बारे में एकदम करेक्ट है? बता दीजिए करेक्ट आंसर क्या है। इंग्लिश में भी आप लोग देख लीजिए कि कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है। कमेंट बॉक्स में अपने आंसर देने हैं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, यानी ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4 चारों ही ऑप्शंस करेक्ट है। यानी जो सरकारी कमीशन थी उसने ये कहा था कि जो व्यक्ति किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित है, यानी बहुत अच्छा काम किया हो उसने भारत के लिए, उसे आप राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर सकते हैं और वह राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। यानी अगर आप किसी भी स्टेट, कोई भी सेम स्टेट का राज्यपाल नहीं बन सकता, यानी कोई कर्नाटका का नेता है या फिर कर्नाटका का प्रतिष्ठित व्यक्ति है, वो सेम यानी कर्नाटका का ही राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाएगा, वो उसे तेलंगाना या अलग स्टेट का राज्यपाल गवर्नर बनाया जा सकता है। उसके अलावा वह तटस्थ होना चाहिए, यानी जो भी राज्यपाल होगा, जिसको चुना जाएगा राज्यपाल के लिए, वो तटस्थ होना चाहिए और राज्य की स्थानीय राजनीति से घनिष्ठता से वो जुड़ा नहीं होनी चाहिए। ओके, यानी जिसे भी राज्यपाल आप चुनने जा रहे हैं या नियुक्त करने जा रहे हैं, उसमें ये देखना चाहिए कि वो राजनीति से जुड़ा ना हो, यानी जिस राज्य से आप उसे राज्यपाल नियुक्त करने वाले हैं वो वहां से जुड़ा ना हो। वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने सामान्यतः राजनीति में, विशेषकर हालिया राजनीति में भाग न लिया हो। तो इसका एम क्या है? सरकारी आयोग के ये जो भी रिकमेंडेशंस दिए गए थे, इसका सबसे इंपॉर्टेंट एम ये है कि जो गवर्नर है, गवर्नर के पोस्ट को पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए। ओके, तो ये किसी भी तरीके से पॉलिटिक्स से ना मिल जाए, इसलिए इसको काफी दूर रखा गया है। तो और अगर मैं बात करूं सरकारी आयोग की, तो देखिए जो सरकारी आयोग है उसका गठन जून 1983 में इसको गठित किया गया था। कब किया गया था? एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जून 1983 में इसका गठन किया गया और जो इसका सबसे बड़ा एम था वो था कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जानी चाहिए। ओके, और उसके कार्य का निर्धारण, यानी कार्य क्या क्या होने चाहिए। और इसके अलावा इस रेकमेंडेशन ने ये भी शो किया था कि सेंटर एंड स्टेट, इन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे लेकर आया जाए। ओके, बैलेंस कैसे लाया जाए। और इसके अलावा इसमें आर्टिकल 356 के यूज पर भी क्वेश्चन उठा था कि जो राष्ट्रपति है और जो राज्यपाल है वो आर्टिकल 356 का यूज कैसे करेंगे। ओके, तो हमारा ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रबंधन का लक्ष्य है। तो वैज्ञानिक प्रबंधन, साइंटिफिक मैनेजमेंट का अल्टीमेट एम क्या है उसके बारे में बताना है। इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गोल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? वेलफेयर ऑफ वर्कर्स, जॉब क्रिएशन, मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर या हायर इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी। कौन सा करेक्ट आंसर है? कमेंट बॉक्स में लगातार अपने आंसर्स को चेक कीजिए और बताइए कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। ओके, अपने आप को भी एक बार देखिए कि आप लोगों ने कहां तक प्रैक्टिस कर ली है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी,
जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है इसका अल्टीमेट गोल है हायर इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को बढ़ाना। तो इसको हम टेलरवाद भी कहते हैं और वैज्ञानिक प्रबंधन यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं, और इसके अलावा इसको हम टेलर पद्धति भी कहते हैं। तो ये अलग अलग नाम है जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के ही नाम है, और साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कहा जाता है WF टेलर को। ओके, WF टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर भी कहा जाता है, और इसका अल्टीमेट गोल यही है कि किसी भी संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स हैं वो किस तरह से प्रोडक्शन को ज्यादा बढ़ाएं, ऐसा हम क्या करें या ऐसा कौन सा मेथड अपनाए जिससे कि जो वर्कर्स हैं वो अपना 100% दें। ओके, और देखिए इसी से रिलेटेड जो टेलर है, टेलर ने एक बुक लिखी थी शॉप मैनेजमेंट, और दूसरी इनकी बुक थी, सेकंड बुक थी द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, तो टेलर की दो इंपॉर्टेंट बुक हैं, शॉप मैनेजमेंट एंड द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पर पोखरण 2 यानी दूसरा पोखरण जो पोखरण अभ्यास किया गया था उसके बाद अमेरिका ने जो भी प्रतिबंध लगाए थे वो कब हटाया था? सिर्फ अमेरिका ने ही, कई कंट्रीज ने भी इस पर पाबंदियां लगा दी थी, तो वो कब हटाया गया? When did the US lifted the sanction imposed on India after Pokhran 2? तो कब ये हटाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आफ्टर 9/11 अटैक ऑन अक्टूबर 2001 में, जब अमेरिका में 2001 में 9/11 की घटना हुई थी जिसमें अमेरिका की बहुत आबादी मारी गई थी, उसके बाद अमेरिका ने भारत पर से ये संरक्षण हटा दिया था। कब हटाया था? 2001 में। और ये जो पोखरण परीक्षण है, पोखरण परीक्षण 2, ये 1998 में राजस्थान में किया गया था, राजस्थान में किया गया था, और इसको लीड किया था एपीजे अब्दुल कलाम ने, एपीजे अब्दुल कलाम। ओके, तो अब्दुल कलाम जी ने इसको लीड किया था, और इसमें क्या हुआ था, जब ये परीक्षण किया गया तब भारत को ये कहा गया कि हाँ अब भारत भी परमाणु संयुक्त देश है, परमाणु संयुक्त देश भारत को घोषित कर दिया था। और इससे पहले 1974 में भी भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया हुआ था। कब किया था? 1974 में। और आफ्टर 1974 जब 1998 में ये दूसरा परीक्षण होता है, तो उसके बाद भारत को न्यूक्लियर स्टेट घोषित कर दिया जाता है। ओके, और इसमें अगर हम बात करें भारत के परमाणु संबंधी डिप्लोमेसीज की, तो इसमें भारत ने 2 सिद्धांत अपनाए हुए हैं, 2 थियोरीज हैं भारत की। क्या क्या है 2 सिद्धांत? तो भारत ने ये कहा हुआ है कि हम जो भी परमाणु परीक्षण कर रहे हैं तो ये तब तक हम यूज नहीं करेंगे जब तक कि कोई देश हमारे ऊपर पहले किसी भी तरह के जो परमाणु हथियारों का आक्रमण है वो नहीं करता। यानी जब तक कोई हम पे हमला नहीं करेगा तब तक हम किसी पे भी न्यूक्लियर्स का यूज नहीं करेंगे। तो नो फर्स्ट यूज डिप्लोमेसी अपनाई गई है। एंड सेकेंड, भारत ने कहा है कि जो परमाणु क्षमता है, परमाणु क्षमता को हम इतना सशक्त करेंगे, इतना सशक्त रखेंगे
कि जो दुश्मन है, दुश्मन के मन में भय बना रहे। ओके, तो ये भी आप लोग देख लीजिए कि जो अधिकतर देश हैं वो परमाणु परीक्षण सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि जो इनके साथ भी उनका कंट्रोवर्सी चल रहा है या जो भी उनके आसपास के देश हैं, तो उनमें उस देश को लेकर एक भय बना रहे। तो भारत का भी यही दो तरीके की डिप्लोमेसी है। अगर हम बात करें किसी भी तरह के न्यूक्लियर डिप्लोमेसी के बारे में, तो नो फर्स्ट यूज और भय का माहौल अपने दुश्मनों के दिलों में बनाने के लिए ये परीक्षण किया गया था। ओके, और जो 1974 में परीक्षण किया गया था, उससे पहले ही यूएसए ने 1969 में भारत की हेल्प करी थी पहला परमाणु केंद्र बनाने में। तो पहला परमाणु केंद्र 1969 में किया गया, और ये किया गया था महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के तारपुर में। कब किया, कहाँ किया गया? महाराष्ट्र के तारपुर में ये पहला परमाणु केंद्र स्थापित किया गया था। तो और अगर अपडेट्स की बात करें इसमें, तो देखिए एक सिप्री की रिपोर्ट आती है और ये रिपोर्ट कहती है कि भारत के पास अभी तक 150 हथियार हैं। ओके, और अगर हम इसके अलावा पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास 160 परमाणु हथियार हैं। कितने? 160। और चीन के पास कितने हैं? 320। तो अभी तक जो भी हमारे पड़ोसी देश है मेजर, जिनसे भारत को हमेशा थ्रेट रहता है, तो उनके पास हमारे देश के मुकाबले ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। और अगर हम बात करें कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किसके पास है, तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है, सबसे अधिक है अमेरिका के पास। और सिप्री के ही रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के पास 5800 परमाणु हथियार है, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। उसके बाद रूस के पास। ओके, तो आप देख रहे, कंपैरिजन कीजिए कि जो डेवलप्ड कंट्री है और जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो परमाणु हथियारों के एरिया में कहां पर है। ओके, भारत से कई गुना ज्यादा अमेरिका के पास है, और चीन के पास, जो कि एक न्यू इकोनॉमी इमर्ज कर रही है, उसके पास भारत से भी दुगने से भी ज्यादा परमाणु हथियार। ओके, तो देख रहे हैं कि भारत जो है ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन हाँ कई बार मेजर ये टेस्टिस करता है ताकि दुश्मनों के जो मन में भय है वो बना रहे। ओके, और हमेशा नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी के साथ इंडिया काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश में कोई व्यक्ति लोक सेवा में लगभग किसी भी स्तर पर और लगभग किसी भी आयु में प्रविष्ट हो सकता है। तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या है। आप लोगों का तो इंडिया का पता ही होगा, तो इंडिया तो पहले ही बाहर हो गया। अब यहाँ पर लास्ट 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में से बता दीजिए कौन सा करेक्ट आंसर है इसका। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज a person can enter the civil service at almost any level and at almost any age। तो कौन सा करेक्ट आंसर है इसका, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बता दीजिए। तो अब तक का सबसे इजी क्वेश्चन है ये, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बताने हैं कि कौन सा करेक्ट आंसर है। आप लोग जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, आपको इसमें पार्टिसिपेट भी करना है। सी, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है
उसमें किसी भी लेवल पर किसी भी एज का व्यक्ति जो है वो एंटर कर सकता है। और इसको वहां पे नागरिक संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नागरिक संस्कृति। तो भारत के अमेरिका के, माफ कीजिए, अमेरिका के प्रशासनिक व्यवस्था को हाँ, यहाँ के लोग नागरिक संस्कृति भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसकी एक खास बात है कि यहाँ के जो नौकरशाह हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं, उन लोगों के बीच में संबंध देखने को मिलता है। यानी दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। और इसी को नॉर्मन पावेल ने, किसने? नॉर्मन पावेल ने कहा है कि ये जो व्यवस्था है, ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है, यह विशाल है, महंगा है और शक्तिशाली व्यवस्था है, और शक्तिशाली व्यवस्था है। ओके, तो ये आप लोगों को याद रखना है, किसने अमेरिका की प्रशासनिक व्यवस्था को विशाल, महंगा और शक्तिशाली व्यवस्था कहा है। तो नॉर्मन पावेल ने ये कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नीचे दो आप लोगों को कॉलम दिए गए हैं और दोनों को मिलाना है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर दीजिए कि क्या है इसका करेक्ट आंसर। ओके, तो करेक्ट आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। सो देखिए इसका करेक्ट आंसर, एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं फिर करेक्ट आंसर देखेंगे। ओके, सो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर है, यानी 4312, 4312, 4312। तो फोर्थ ए का आंसर है, बी का है 3rd, और सी का है 1, एंड डी का है 2। यानी अगर हम बात करें फेक वोटर्स की, तो फेक वोटर्स की समस्या के समाधान के लिए फोटो आइडेंटिटी कार्ड बनाया गया था। तो हमारा जो इलेक्शन के लिए कार्ड बनाया जाता है, पहचान पत्र, उस पर हमारी फोटोज को लगाया जाता है ताकि फेक वोटर्स से बचा जा सके। उसके अलावा बी, डिले इन काउंटिंग द ऑफ वोट्स। तो इसके लिए क्या समस्या समाधान किया गया? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लगाई गई। क्या लगाया गया? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लगाई गई। और उसके अलावा वॉयलेंस ड्यूरिंग इलेक्शन, तो इसके लिए क्या हुआ? वोटर का पहले ही रजिस्ट्रेशन कराया जाने लगा। तो ये रिफॉर्म्स हुए हैं इलेक्टोरल सिस्टम में। तो ये जानना आप लोगों के लिए जरूरी था। एक्सेसिव कैंडिडेट्स, इसके लिए क्या हुआ? इंक्रीज किया गया सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ कैंडिडेट्स, कि जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है इलेक्शन में, उससे पहले एक सिक्योरिटी के रूप में एक पर्टिकुलर अमाउंट लिया जाता है, तो किसी भी तरीके से मिसबिहेव ना हो या फिर अननेसेसरी लोग ना खड़े हो जाए। तो इसके लिए एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जो अमाउंट है उसको बढ़ा दिया गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से घटक लोक सेवकों द्वारा प्रशासनिक नैतिकता के पालन में बाधक है? ओके, तो इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स impairs the observance of administrative ethics by public servant? तो कौन कौन सी पब्लिक सर्वेंट की एक बाधक है, यानी मुश्किलें खड़ा करती है? तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर है वो बताइए। सो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी है। क्या है करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी। यानी जो हमारा 3rd है और जो 4th है वो दोनों ही सही, 3rd एंड 4th। यानी
इंडिफरेंसेस एंड एक्टिविज्म। ये दोनों जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो पब्लिक सर्वेंट के लिए एक बाधा के रूप में काम करती है। तो देखिए यहाँ पर हिंदी में भी देख लेते हैं कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट में अगर उदासीनता देखने को मिलती है या अंध नियम परकता, यानी वो किसी भी रूल को बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी रैशनैलिटी के, बिना कुछ सोचे समझे फॉलो किया जा रहा है, तो ये भी हमारे किसी भी प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, प्रशासन के लिए बहुत घातक साबित हो सकती है। और थर्ड ऑप्शन है उदासीनता। तो उदासीनता भी किसी भी संगठन के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि जब एक प्रशासक है, यानी जब एक व्यक्ति है लोक सेवक, और वो अपनी काम के प्रति उदासीन है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो संगठन है उसको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जो पॉलिसी वो बना रहा है वो पॉलिसी काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसके आगे पीछे का वो कुछ जानता ही नहीं है, वो बहुत न्यूट्रल होके, उदासीन होकर काम कर रहा है, तो ये एक तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है उसके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें और क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन पर खतरा हो सकता है, तो वो है राजनीति की इच्छा करना। तो अगर कोई लोक सेवक जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में काम करने वाला ऑफिसर है और वो राजनीति में जाकर काम कर रहा है, तो ये सबसे बड़ा खतरा है। और इसके अलावा भ्रष्टाचार या फिर भाई भतीजावाद या गलत तरीके से जो भी ट्रेडिशंस अपनाए जाते हैं, या प्रशासन में किसी भी तरीके की लड़ाई वाद विवाद, या फिर ऑफिसर्स में जो उच्च स्तर के ऑफिसर्स होते हैं उनमें एक थोड़ा जो अहंकार होता है कि हाँ हम तो ऊंचे लेवल के ऑफिसर हैं, और दूसरों को अगर वो निम्न समझने लगे, तो ये सारी तरह की भावनाएं और सारी तरह के ये जो फैक्ट्स हैं वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स पर एक तरीके के रोड़े के रूप में काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजनीतिक समाजीकरण के प्राथमिक अभिकर्ता है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है कि राजनीतिक समाजीकरण में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इंग्लिश में भी देख लीजिए कि द प्राइमरी एजेंट ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन आर। कौन कौन से पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के ऑप्शंस हैं? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, फैमिली एंड सोशल क्लासेस। तो इस क्वेश्चन में बहुत डाउट था, तो इस क्वेश्चन में ये डाउट था कि अगर हम देखें तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में फैमिली भी रोल प्ले करती है एंड स्कूल भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। क्योंकि क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो स्कूल से ही सारी चीजें सीखते हैं, अपने समाज के बारे में, अपने ट्रेडिशंस के बारे में, अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में वहां से सीखना शुरू कर देते हैं। संविधान पढ़ते हैं, गवर्नमेंट पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, स्कूल में उनका निर्माण होना शुरू हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर स्कूल भी अच्छा रोल प्ले कर रहा है, सोशल क्लासेस एंड पीयर ग्रुप्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, फैमिली एंड सोशल क्लासेस तो करते ही हैं, स्कूल एंड सोशल क्लासेस, ये दोबारा से आ रहा है सोशल क्लासेस। तो यहाँ पर ये सारी चीजें, फैमिली, स्कूल, सोशल क्लासेस, ये सभी चीजें पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो वैसे तो इसका यूजीसी ने ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर बताया हुआ है, बट अगर हम देखें तो ये सारी चीजें ही किसी भी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर हम यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग चलें तो फैमिली और सोशल क्लासेस, ये दोनों इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि जो फैमिली है, फैमिली से ही छोटा ग्रुप बनता है, देन गांव बनता है, फिर गांव के साथ कई गांवों को मिलाकर पंचायत बनती है, और पंचायत मिलाकर
डिस्ट्रिक्ट आपका बनता है, देन स्टेट बनते हैं, और स्टेट मिलाकर नेशन बनता है। तो ये पूरा प्रोसेस एक तरीके से कंटिन्यूटी में चलता रहता है। तो यहाँ पर जो फैमिली है ये फर्स्ट फैक्टर है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के लिए। ओके, और क्या होता है जो यहाँ पर इस सोसाइटी में, एक सोसाइटी में जो ह्यूमन होता है ना, ये ह्यूमन हमेशा पॉलिटिकल फैक्टर्स की ओर या पॉलिटिकल सोसाइटी की ओर हमेशा झुका हुआ रहता है। ओके, राजनीति की तरफ वो हमेशा झुका हुआ रहता है, और इस वजह से उसका समाजीकरण जो होता है, सोशलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लेनिन की निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशित होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कौन सी बुक पहले आई थी और कौन सी बुक बाद में आई है, तो इसको ऑर्डर में लगाना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी पहले आई व्हाट इज टू बी डन। इनकी बुक है व्हाट इज टू बी डन, वो सबसे पहले आती है, और उसके बाद इनकी इनकी बुक आती है मेटीरियलिज्म एंड इम्पीरियो क्रिटिसिज्म। ओके, उसके बाद आती है सोशल एंड वॉर, और देन उसकी लास्ट बुक आती है द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया। द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया। तो व्हाट इज टू बी डन इनकी फर्स्ट बुक आती है, देन मटेरियलिज्म एंड इंपीरियो क्रिटिसिज्म, देन आती है सोशल एंड वॉर, एंड द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया, ये लास्ट में बुक आती है। तो ये सारी ही बुक्स लेनिन की हैं, तो इनको आपको देख लेना है एक बार। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने विशुद्ध गुट निरपेक्षता के विचार को प्रतिपादित किया? Who among the following prime minister propounded the nation of genuine non-alignment? ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है वो बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी है। क्या है? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, मोरारजी देसाई। ओके, तो मोरारजी देसाई ने यूएसएसआर और यूएस के जैसे ही एक नया विचार दिया था, वो था आपका जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट। ओके, और जो मोरारजी देसाई हैं वो हमारे देश के चौथे प्राइम मिनिस्टर थे, फोर्थ प्राइम मिनिस्टर। तो ये ऑर्डर वाइज भी आप लोग याद रखिएगा कि हमारे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ कौन हमारे प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो ये भी ऑर्डर में याद रखना है। और देखिए जो मोरारजी देसाई हैं, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न मिला था, और उसके अलावा जो पाकिस्तान का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, निशान-ए पाकिस्तान, निशान-ए पाकिस्तान, ये अवार्ड भी इनको मिला हुआ था। तो भारत का तो भारत रत्न और निशान-ए पाकिस्तान, ये दोनों ही अवार्ड इनको मिल चुके थे। और 1977 में ये देश के प्राइम मिनिस्टर भी फोर्थ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। कौन से नंबर के? फोर्थ। बट इनका जो कार्यकाल है वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाया था, और पार्टी में जो चौधरी चरण सिंह थे उनके साथ इनके मतभेद हो गए, और जिसकी वजह से इनकी लोकसभा में इनकी गवर्नमेंट गिर गई। ओके, फिर से दोबारा से इलेक्शन कराए गए थे। नेक्स्ट है कि दो टेबल दिए हुए हैं कि कौन सी संधि कब कराई गई, तो बता दीजिए। ये भी आईआर का क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, और इन चीजों से आप लोग जरूर अपडेट रहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? इंग्लिश में भी देख लेते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव आर्म टेस्टिंग ये कब हुआ? एंटी मिसाइल मिसाइल कब हुआ? स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन कब हुआ? एंड स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव ये कब हुआ? ओके, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है
वो है आपका ऑप्शन ए 4321। 4321 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग 4321, यानी कॉम्प्रिहेंसिव आर्म ट्रीटी होती है 1996। कब होती है? 1996। तो इसे आर्म रिडक्शन ट्रीटी भी कहते हैं। और इसके अलावा एंटी मिसाइल भी जो है वो होता है 1972 में। कब होता है? 1972। और इसे ट्रीटी 1 या स्टार 1 भी कहते हैं। और उसके अलावा स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन जो होता है वो होता है 1991 में। ओके। और लास्ट है स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव, ये होता है 2002 में, और इसे सीटीबीटी भी कहते हैं। ओके। तो आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं 4th, 3rd, 2nd and 1। ओके। तो आप लोग अपने आंसर को मैच कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट इज, किसने कहा कि संविधान के बिना सरकार अधिकार बिना शक्ति के समान? ये किसका कथन है? बहुत इंप्रेसिव है, बताइए किसने कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर बता दीजिए, इंग्लिश में भी देख लेते हैं। Who said government without constitution is equal to authority without power? किसने कहा? ओके। तो बता दीजिए भाई। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी है, थॉमस पेन ने कहा था। ओके। थॉमस पेन ने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बिना कोई भी गवर्नमेंट नहीं चल सकती है, यानी हर गवर्नमेंट के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है। क्योंकि अगर बिना कॉन्स्टिट्यूशन के आप गवर्नमेंट चलाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं चल पाएगी। जैसे कि इक्वालिटी के बिना, जो इक्वालिटी है, अधिकार के बिना शक्ति है, तो शक्ति बिना अधिकार के नहीं आ सकती है। उसी तरीके से सरकार बिना संविधान के नहीं हो सकती। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेटमेंट वो टेबल्स हैं प्रधानमंत्री और सरकार। तो बता दीजिए कि कौन से प्रधानमंत्री किस पार्टी से जुड़े हुए थे? ओके, उनको कौन सी सरकार कहा गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इंग्लिश में भी देख लेते हैं एक बार। प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट, इनको मिलाना है आप लोगों को। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी है। क्या है? 4, 1, 2 and 3। 4, 1, 2 and 3, यानी चंद्रशेखर जी वो नेशनल फ्रंट से रिलेटेड है, एंड देवगौड़ा यूनाइटेड फ्रंट से रिलेटेड है, एंड अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस से रिलेटेड है, और मनमोहन सिंह ये यूनाइटेड प्रोग्रेसिव वाजपेयी अलायंस से रिलेटेड है। ओके। नेक्स्ट है आप लोगों का, यहाँ पे वाजपेयी नहीं आएगा, ये बाय मिस्टेक टाइप हो गया। यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि एम.एन. रॉय का समेकित वैज्ञानिक मानववाद अन्य किस रूप में जाना जाता है? तो आई होप अब तक का भी इजी क्वेश्चन होगा ये। तो समेकित जो वैज्ञानिक मानववाद है उसको और किस नाम से जानते हैं? यहाँ पर इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि एम.एन. रॉय's इंटीग्रल साइंटिफिक ह्यूमनिज्म इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन बी इज करेक्ट, न्यू ह्यूमनिज्म। ओके, इसको हम न्यू ह्यूमनिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो जो एम.एन. रॉय है इनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। ओके। और इन्होंने, इनका जो मूल नाम था, इन्होंने अपना नाम चेंज किया हुआ था और इनका नाम था नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। भट्टाचार्य इनका नाम था। ओके। और इन्होंने देखिए भारत में
और मैक्सिको में, भारत और मैक्सिको दोनों ही जगह पर कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करी थी। ओके, पार्टी की स्थापना इन्होंने करी थी और इन्होंने देखिए नवमानववाद के रूप में एक नया आइडिया दिया और इनको रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी भी बनाने का श्रेय दिया जाता है। किसका? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। ओके, तो ये फैक्ट्स आप लोगों को याद रखने हैं जब आप एम.एन. मानवेंद्र को पढ़ेंगे। और रॉय ने देखिए कहा था कि इन्होंने अपना जीवन नवीन मानववादी दर्शन से मानव को स्वयं का केंद्र बताया। इन्होंने कहा कि जो ह्यूमन है वो खुद का केंद्र है और ह्यूमन ने अपने आप को ढूंढना होगा। ह्यूमन के अंदर ही फ्रीडम होता है और उसके अपने व्यक्तित्व की गरिमा होती है। तो मानवेंद्र जी ने ह्यूमन के फ्रीडम और उसके गरिमा, इन दोनों पर बहुत ज्यादा बल दिया था। यानी हर एक इंसान को फ्रीडम मिलना चाहिए और उसकी गरिमा की रक्षा होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नीचे दो सूची दी गई है, उन दोनों को मिलाना है। तो देखिए इंग्लिश में, और देन इसको एक दूसरे से मिलाइए कि कौन किसके साथ मैच होता है। देख लीजिए, हिंदू नेशनलिस्ट, गांधीयन, मार्क्सिस्ट, लिबरल, डेमोक्रेटिक, और ये किस तरीके से क्रिटिसिज्म करते हैं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 3-1-4-2, 3-1-4 एंड 2। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3-1-4-2। जो हिंदू राष्ट्रवादी है वो स्वदेशी लोकतंत्रीय परंपराओं की उपेक्षा करते हुए पश्चिमी लोकतंत्र का अनुसरण करते हैं। ओके, तो इन्होंने क्या किया है? पश्चिमी लोकतंत्र को अपनाया है। और उसके अलावा जो गांधीवादी हैं उन्होंने प्रत्यक्ष और स्थानीय लोकतंत्र को एक सीमित स्थान दिया है। और जो मार्क्सवादी है उन्होंने कहा है कि ये छलावा है, क्योंकि प्रभावशाली हितों की शक्तियों और विशेषाधिकारों को बनाए रखा जाता है। यानी स्टेट एक छलावा है, और क्योंकि ये जो स्टेट है इसके अंदर जो प्रभुत्वशाली लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, यानी जो प्रभावशाली लोग हैं, उनकी शक्ति हमेशा बनी रहती है और उनको हमेशा विशेषाधिकार देने की सोचती है ये स्टेट। ओके, और उसके अलावा जो उदारवादी लोकतांत्रिक लोग हैं वो कहते हैं कि व्यक्तिगत गरिमा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में स्टेट सफल नहीं हो पाई है। यानी जो भारतीय लोकतंत्र है वो कहीं से भी व्यक्तियों की गरिमा और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने में सफल नहीं हो पाई है। और मार्क्सवादी कह रहे हैं कि ये जो स्टेट है, जो भारतीय लोकतंत्र के नाम से जानी जाती है, वो एक छलावा है और यहाँ पर हमेशा शक्तियां जो हैं कुछ लोगों के हाथ में और विशेषाधिकार को बनाए रखने का काम करती है। और जो गांधीयन है वही कह रहे हैं कि यहाँ पर हमेशा स्थानीय जो लोकतंत्र है, जो आप लोग ग्रामीण पंचायत के बारे में पढ़ते हैं, उन्हीं को सीमित कर रखा है। और जो हिंदू राष्ट्रवादी हैं वो तो अलग ही उनकी गाथा है और कह रहे हैं कि जो भारत की स्थानीय लोकतांत्रिक ट्रेडिशंस हैं उनको हटा दिया है भारतीय लोकतंत्र और पश्चिम के जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उनको ले लिया है। ओके, तो इस तरीके से अलग अलग विचारधाराओं के जो व्यक्ति हैं उन्होंने भारतीय लोकतंत्र के अलग अलग तरह से क्रिटिक की हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि हेनरी फ्योल ने प्रशासन के निम्नलिखित प्रकारों का उल्लेख किया है, उन्हें सही क्रम में लगाना। ओके, तो हेनरी फ्योल ने प्रशासन के कार्य बताए हुए हैं, तो उनको आप एक ऑर्डर में लेकर आना है। तो बताइए कौन सा पहले आएगा, देन उसके बाद क्या आएगा। सो इसका देखिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी है, यानी
पहले आएगा आपका सेकंड प्लानिंग, देन आएगा ऑर्गेनाइजिंग, देन आएगा कमांड, एक सेकेंड, कमांड, और उसके बाद आएगा फोर्थ, और देन आएगा, माफ कीजिए, फिफ्थ आएगा फोर्थ नंबर पे, एंड देन आएगा फिफ्थ। तो क्या आ रहा है, पी ओ सी सी एंड सी। तो इसको पॉकॉक भी कहा जाता है। तो हेनरी फ्योल ने इस तरह से 5 वर्ड्स में ये पूरा फंक्शन डिस्क्राइब किया हुआ है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पॉकॉक के तहत ही चलती है। पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, सी फॉर कमांडिंग एंड अदर, सी फॉर कंट्रोल एंड लास्ट सी फॉर कोऑर्डिनेशन। तो हर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पहले प्लानिंग होती है, देन उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है, देन कमांड होता है, देन कंट्रोल किया जाता है एंड कोऑर्डिनेट करके पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है। ओके, और देखिए जो हेनरी फ्योल है, हेनरी फ्योल ने प्रशासन के 14 सिद्धांतों के बारे में भी बात करी थी। तो इन्होंने ही प्रशासन के 14 सिद्धांत बताए हुए, किसने, हेनरी फ्योल ने बताए हैं। तो हेनरी फ्योल का पहला सिद्धांत है कार्य विभाजन। मैं यहाँ पर लिख नहीं पा रही, कम जगह है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप लोग अपनी नोटबुक में डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कीजिए। तो पहला डिवीजन ऑफ वर्क, एंड सेकंड है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड थर्ड है डिसिप्लिन, एंड फोर्थ यूनिटी ऑफ कमांड, एंड फिफ्थ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एंड सिक्स्थ कॉमन इंटरेस्ट, सेवेंथ remuneration to personals, and 8th है centralization, and 9th है scalar chain, और 10th है order, and 11th है equity, and then 12th है stability of tenure of personals, and 13th है initiative, and 14th है sense of union और spirit e-corps। ओके, तो ये 4 प्रिंसिपल्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा समूह ऐसा है जिसमें 16वीं लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सभी सीटें जीती थी। तो बता दीजिए, तो बहुत करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कोई भी बता सकता है। तो बताइए भाई कौन सा करेक्ट आंसर है इसका। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इन 4 स्टेट में से राज्य बीजेपी ने 2014 के इलेक्शन में, जो कि 16वीं लोकसभा चुनाव था, उसमें सारी ही सीटों को जीता था। ओके, 2014। तो 2014 में 16वीं लोकसभा इलेक्शन में राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, यहां से बीजेपी ने लगभग सारी की सारी सीटों को जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकस द्वारा वर्णित शक्ति के 3 रूपों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो ल्यूकस जो है, इन्होंने शक्ति के 3 रूप बताए हैं, शक्ति के 3 रूप बताए हुए हैं। तो इनमें से शक्ति के 3 रूपों में से कौन सा एक नहीं है वो बताना है। ओके, तो कौन सा करेक्ट आंसर है, इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि ल्यूकस डिस्क्रिप्शन ऑफ 3 फॉर्म्स ऑफ पावर डज नॉट इंक्लूड। तो इसमें से कौन सा इंक्लूड नहीं करता है। तो देखिए, इनका पूरा नाम एक तो है, आप लोग करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्टीफन ल्यूकस, और इन्होंने सत्ता के 3 चेहरों की बात करी, सत्ता के 3 चेहरे, और इन तीनों चेहरों में से ये 3 है और एक नहीं है। तो कौन सा नहीं। सो देखिए ऑप्शन सी, यानी एजेंडा सिटिंग, सत्ता के यानी 3 फॉर्म्स ऑफ पावर में से एक नहीं है। बाकी जो डिसीजन मेकिंग है, थॉट कंट्रोल है, कैपेबिलिटी एनहांसमेंट है, ये तीनों के तीनों फॉर्म्स ऑफ पावर में इंक्लूड है।
ओके, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि पहला जो फॉर्म है उसको जब स्टीफन ल्यूकस स्टडी करते हैं तो पाते हैं कि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर है उसकी बात करी है डाह ने। किसने? डाह ने इसकी बात करी हुई है, और इसको डाह द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है उसको उन्होंने खुले चेहरे के रूप की संज्ञा दी है। किसकी? खुले चेहरे की संज्ञा दी है। थ्री फॉर्म्स की बात कर रहे हैं ना, तो इसका जो फर्स्ट फॉर्म है वो बताया है डाह ने, और डाह ने जो भी सिद्धांत दिया है उसको ल्यूकस कहते हैं खुला चेहरा। ओके, इसमें क्या होता है, डाह ने जो सिद्धांत दिया है इसमें क्या होता है कि सत्ता और लोगों के बीच में दोनों में एक रिलेशन देखा जाता है, और क्या होता है, एक व्यक्ति यानी जो सत्ता में व्यक्ति शासन कर रहा है उसके प्रभाव में आकर जो सत्ता से बाहर है वो उसकी आज्ञा को मानता है। यानी देखिए, इसके पास पावर है और इसके पास पावर नहीं है, तो ये गवर्न कर रहा है और ये गवर्न हो रहा है, तो इसकी पावर को इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो ये एक तरीके से खुले तौर पर होता है, तो इसको ल्यूकस खुला चेहरा कहते हैं। और जो दूसरा फॉर्म है पावर का, वो उसकी बात करते हैं बछराज और बर्जेट। किसने बात की है? बछराज और बर्जेट ने। और इन्होंने कहा है कि शक्ति की अधिक सूक्ष्म प्रणाली को एकत्र करना, जहां एक निर्णय जटिल प्रणाली के बीच में लिया जाता है, यानी ये कह रहे हैं कि जो शक्ति है ना वो अपने आप में जटिल है। ओके, और इसमें जब भी निर्णय लिए जाते हैं तो वो काफी मुश्किल होता है उसको एक्सप्लेन करना, तो इसलिए इसको ल्यूकस ने कहा है कि ये बंद दरवाजे के पीछे की, इसको एक बंद दरवाजे के पीछे का गलियारा कहा है। ओके, तो ये क्या है कि बंद दरवाजे के पीछे निर्णय लिया जाता है और डायरेक्ट आकर जनता पर थोप दिया जाता है, और उसके बाद इसे इन्होंने गुप्त चेहरा भी कहा है। क्या कहा है? गुप्त चेहरा। ओके, अब बात आती है लास्ट, थर्ड फॉर्म है, और थर्ड में यही बात करते हैं कि किस तरीके से ये ल्यूकस कहते हैं कि थर्ड फॉर्म ऑफ पावर में ना ह्यूमन के ऊपर क्या होता है, साइकोलॉजिकल तरीके से पावर को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है, मनोवैज्ञानिक तौर पर, और इसी को इन्होंने एक भ्रामक चेहरे का नाम दिया है। किसका? भ्रामक चेहरा कहा है। तो पहला फॉर्म ऑफ पावर है खुला चेहरा, एंड दूसरा है गुप्त चेहरा, और तीसरा है भ्रामक चेहरा। तो इस एक तरीके से ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, तो इसको बस समझ लीजिए, रिपीट कीजिए दोबारा से वीडियो को पॉज करके, अगर समझ नहीं आता है तो आप लोग को समझ आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ल्यूकस को आप लोगों को पढ़ाऊं, अलग से आप लोगों की क्लास लूं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो हम उसको वहां पर ल्यूकस की पूरी थ्योरी को और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण को राज्य से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया? तो देखिए, इंग्लिश में भी देख लेते हैं, तो पॉलिटी का क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए, ऑप्शन बी, सी इज करेक्ट, इसका सी नहीं बी करेक्ट आंसर होगा। ओके, सी नहीं, यहाँ पे आंसर की गलत दे दिया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। यानी 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इस अमेंडमेंट के तहत क्या हुआ,
वन और वन्य जीवों के संरक्षण को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। और इस 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु संविधान। ओके, और इसे ही स्वर्ण सिंह समिति, जो स्वर्ण सिंह समिति थी, इस पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ओके, तो जो 42वां संविधान संशोधन था उस पर स्वर्ण सिंह समिति के जो भी रिकमेंडेशंस थे उन सभी प्रभावों को देखने को मिलता है। और इसके अलावा क्या हुआ था, देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में। तो इसी के थ्रू संविधान में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों इंपॉर्टेंट वर्ड्स को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। और उसके अलावा संविधान के 4th पार्ट के क में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। नागरिक मौलिक कर्तव्य, ओके, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ही जोड़ा गया था। और उसके अलावा और क्या किया गया था? इसके अलावा जो कैबिनेट की सलाह होती है, कैबिनेट की सलाह को राष्ट्रपति पर बाध्य कर दिया गया था। ओके, यानी कैबिनेट अगर कोई सलाह देती है कई मामलों में तो राष्ट्रपति उससे मना नहीं कर सकता है। और इसके अलावा 1970 की जनगणना के आधार पर जो लोकसभा की सीटें हैं और जो राज्यसभा की सीटें हैं, इन सभी को फिक्स कर दिया गया था। लोकसभा और राज्यसभा, इनकी सीटों को फिक्स कर दिया गया। और इसके अलावा एक काम और किया गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनकी जो न्यायिक समीक्षा और रीट जारी करने की शक्ति है उसमें कटौती कर दी गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42nd में। तो ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से किस चिंतक ने सर्वप्रथम महाशक्ति यानी सुपर पावर शब्द का उपयोग किया था? किसने किया था? Which of the following thinker first used the term सुपर पावर? किसने यूज किया था भाई? इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। सो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी है। विलियम फॉक्स ने इसको सबसे पहले यूज किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ पर देख लेते हैं कि मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स है और करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे आप इंग्लिश में भी देख लीजिए कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन आर्टिकल 51A of the constitution. Yes, this is correct. And next है fundamental duties have been inserted in the constitution by the 42nd constitutional amendment 1976. तो ये भी करेक्ट आंसर है क्योंकि 1947 में हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड होता है और हमने अभी पढ़ा कि उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज यानी नागरिकों के मौलिक कर्तव्य उसमें जोड़े गए थे। यानी ऑप्शन 1 भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। थर्ड है कि फंडामेंटल ड्यूटीज टू बी परफॉर्म बाय एवरी पर्सन रेजिडेंस इन इंडिया। तो क्या ये कंपलसरी है? वो देखिए और बताइए कि क्या ये कंपलसरी है। और उसके अलावा 11th फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन एडेड बाय द
86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2006। तो बताइए कि जो 11वीं मौलिक कर्तव्य है उसको 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2006 में जोड़ा गया है। सो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, ये 2002 में हुआ था। और ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि ये हर व्यक्ति को मजबूर करके ये मनवाया नहीं जा सकता, इसलिए ये कंपलसरी नहीं है। यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है कि थर्ड एंड फोर्थ दोनों ही ऑप्शन इज इनकरेक्ट, दोनों ही ऑप्शन गलत है। उसके बाद अब बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो पीवी नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी को पहली बार कब प्रस्तुत किया? तो कब प्रस्तुत किया था लुक ईस्ट पॉलिसी को? यहाँ पर भी देख लीजिए कब प्रस्तुत किया गया था। तो ये प्रस्तुत किया गया था सिंगापुर में सितंबर 1994 में। कब हुआ था? सिंगापुर में सितंबर में 1994 में। और भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं उनके साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को, किनको? आर्थिक और सामरिक संबंधों को सुधारने के लिए इन शक्तियों यानी दक्षिण पूर्व क्षेत्र के देशों के साथ एक अच्छा संबंध बनाने के लिए ये नीति अपनाई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। 2 कॉलम दिए गए हैं और यहाँ पे बेसिकली न्यूज़पेपर्स के नाम हैं और उसके जो एडिटर्स होते हैं उनके नाम है कि कौन से एडिटर ने कौन से समाचार पत्र को संपादित किया है। ओके, तो करेक्ट आंसर बताना है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ एंड सेकेंड। थर्ड क्या था? थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ एंड सेकेंड। थर्ड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ एंड सेकेंड। ओके, तो द हिंदू रवि ने इसका संपादन किया था। और द टाइम्स ऑफ इंडिया को जयदीप बोस ने। ओके, और सी का है फोर्थ, यानी द हिंदुस्तान टाइम्स को कुमार रंगानाथन ने और द इंडियन एक्सप्रेस को राजकमल झा ने। किसने? राजकमल झा ने। तो ये है न्यूज़पेपर्स और ये है मुख्य संपादक। और इसमें से जो द हिंदू है ये देश का 3rd नंबर का न्यूज़पेपर है जो सबसे ज्यादा इंडियन पीपल द्वारा पढ़ा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन से एरेन लिस्पार्ट द्वारा वर्णित दलीय व्यवस्था के प्रकार हैं? तो दलीय व्यवस्था के बारे में बताना है, पार्टी सिस्टम के बारे में कि लिस्पार्ट ने किस तरह के दलीय व्यवस्था के बारे में बात करी है। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो अगर हम दलीय व्यवस्था की बात करें तो लिस्पार्ट ने कहा है कि जो दलीय व्यवस्था होती है वो सहमति जन दलीय व्यवस्था होती है, दूसरी संघर्षशील दलीय व्यवस्था होती है और तीसरी समायोजन व्यवस्था। तो ये 3 तरह की दलीय व्यवस्था होती है। तो ये 3 तरह की दलीय व्यवस्थाओं की बात करी है एरेन लिस्पार्ट ने। ओके, और इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो कि एग्जाम में कभी भी आ सकता है, द पॉलिटिक्स ऑफ हाउसिंग। कौन सी बुक है? द पॉलिटिक्स ऑफ हाउसिंग। ओके, यहाँ पे लिख देती हूँ। तो इसको आप लोग नेट पे भी सर्च कर लीजिएगा और इसकी पब्लिशिंग कब हुई ये भी आप लोग देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का
स्टेटमेंट एंड रीजन दिए हुए हैं, असर्शन एंड रीजंस, और वो बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि डेमोक्रेसी हैड ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड बाय द एलीट इन इंडिया, बट elites maintained a monopoly on the power for decades. रीजन दिया हुआ है कि नाउ द रिवॉल्यूशन टेक्स प्लेस थ्रू द पोलिंग स्टेशन। तो क्या दोनों सही हैं या दोनों गलत है, या दोनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं। तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है इसका। तो इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। यानी जो आदर्शन है वो भी गलत है एंड जो रीजन है वो भी गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। इसका तो पहले ही आंसर आ गया। तो देखिए, मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है। तो बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर है। सबसे इजी क्वेश्चन। चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि जो मार्क्स है उसका पूरा नाम क्या है। कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, सो देखिए इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट है, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारे ही स्टेटमेंट, सारे ही फीचर्स सही है। ओके, यानी इतिहास की संपूर्ण सामूहिक संगठनाओं का निर्धारण आर्थिक स्थितियों के द्वारा होता है। तो यानी जो मार्क्स है, इन्होंने जो इतिहास का अध्ययन किया था उन्होंने भौतिकवाद यानी आर्थिक स्थिति के आधार पर करी थी, और तब उन्होंने बताया था कि हमेशा ही आर्थिक चीजों के कारण, आर्थिक बंटवारे के कारण हमेशा ही समाज में दो वर्गों के बीच में टकराव रहा है। दूसरा, उत्पादन सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवीय कार्यकलाप है। यानी जो अगर हम इतिहासों की बात करें तो हमेशा से जो ह्यूमन है वो हमेशा से कार्य करता रहा है और वो उत्पादन करता है, और एक उत्पादन करता है और दूसरा उस पर आधिपत्य करता है। आधिपत्य। थर्ड है कि व्यक्ति अकेले की तुलना में संघ में रहकर अधिक उत्पादन करता है, तो ये भी करेक्ट है। देन धर्म जनता की अफीम है। तो यस, जो कार्ल मार्क्स है उन्होंने धर्म को अफीम से कल्पना करी है, तुलना करी है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि धर्म को अफीम किसने कहा है। तो कार्ल मार्क्स ने कहा हुआ है। ओके, क्योंकि जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं वो धर्म के नाम पर जो जो सर्वहारा वर्ग है उनका शोषण करता है। तो एक तरीके से वो अफीम की तरह धर्म का यूज करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से जो कार्ल मार्क्स है भौतिकवाद का अध्ययन करते हैं। ओके, सो चलिए आज की क्लास बस इतनी ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हर वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, इसलिए आप लोग ही मुझे इनकरेज करेंगे और काम करने के लिए। ओके, तो मिलते हैं कल क्लास में। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।